हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 20 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं और टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे लेक्चर्स और वीडियोज़ लाते रहते हैं अपने चैनल पर रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पर ख़ास ध्यान दें, ताकि ओवरऑल जब आपकी जो मार्क्स है वो इम्प्रूव होंगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। तो इनका रिव्यू लेते हुए आप भी एक बार ट्राई लेकर ज़रूर देखिएगा। 10 से 15 दिन तक हमारी इन रेगुलर क्लासेस को करिए और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है, इसमें जो आपकी नॉलेज है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, 10 to 15 डेज़ में आपको खुद ये बात रियलाइज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स अपने किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, मार्च 2026 में भारत ने कहाँ पर आयोजित अमेरिका के नेतृत्व में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है। सी ड्रैगन नाम की जो एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, बहुत सारे देशों ने इसमें पार्ट लिया और यहाँ पर इंडिया ने भी इसमें हिस्सा लिया है। ये इवेंट हुआ है अमेरिका के गुआम में, अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया था। भाग लेने वाले देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। शामिल भारतीय नौसेना का कौन सा विमान था? बोइंग P-8I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर आधी समय को सौंपी है? तो ये है हमारी मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये थे प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। अगला है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $299.66 मिलियन की ऋण की मंजूरी दे दी है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है, किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज करने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया है ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। नेक्स्ट है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिल गया है? तो ये है नवतेज सरना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्विक परिधान ब्रांड यूनिक्लो ने मार्च 2026 में किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो ये हैं फेमस जसप्रीत बुमराह। अगला है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक राज्यव्यापी फूट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरुआत हुई है गुजरात में। पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने किस संस्थान में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2026 में 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भारत के शहर नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ियों 100 मीटर की सीमा की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? तो ये अध्यक्षता कर रही हैं कंचन देवी। अगला है, भारत में कौन सी खनन कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? यह है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली यानी सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य था असम। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। एनीवेज, चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.roybookspdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नई चेयरपर्सन कौन बनी है? इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद संभाला था और 2021 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वो राज्य मंत्री थीं। ठीक है, NCBC की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? शुरुआत में 14 अगस्त 1993 को एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको क्रिएट किया गया, लेकिन बाद में जाके 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिल गया था। संवैधानिक अधिकार इसको मिला था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत और अनुच्छेद 338B में इसको डाला गया। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ओके, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, साध्वी निरंजन ज्योति। ये बन गई हैं हमारी नई चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी वुमेन अगर किसी पोजीशन पर अपॉइंट होती हैं तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इसमें से अगर हम 2 वुमेन की बात करें जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी, तो पहली आपकी हैं सबा शॉल। ये क्यों न्यूज़ में आई थी? क्योंकि ये फर्स्ट कश्मीरी वुमेन बनी जो कि अब हेड कर रही हैं सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर को। ठीक है, तो सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर को हेड करने वाली फर्स्ट कश्मीरी वुमेन बन गई हैं सबा शॉल। इसी के साथ हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार अब किसको मिल गया है? ये मिल गया है निधि छिबर को। निधि छिबर न्यूज़ में रहती ही थी, क्योंकि ये हमारी पहले रह चुकी CBSE के चेयरपर्सन भी हैं। ठीक है, तो निधि छिबर जो हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है? BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट वुमेन हैं जो आजकल न्यूज़ में हैं, सबा शॉल और निधि छिबर। निधि छिबर जो हैं, ये नीति आयोग की एडिशनल CEO फिलहाल बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर कौन सी स्कीम को अप्रूव किया है, जिसके अंतर्गत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा इंडिया के अंदर? इसको किया जा रहा है अंडर द भव्य स्कीम, यानी भव्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, किसी भी ऐसी स्कीम का जब नाम आता है तो उसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर भव्य का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। इसकी घोषणा हुई थी 18 मार्च 2026 को। इसके लिए बजट तैयार किया गया है 33,600 करोड़ रुपए का। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा ये कार्यान्वयन है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है 100 से 1000 एकड़ के औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना पूरे भारत में। ठीक है, तो भव्य स्कीम के अंतर्गत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा इंडिया में।
यहाँ पे अमृत, उदय और समर्थ स्कीम्स हैं, कम से कम इनके फुल फॉर्म ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। उदय का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसके अंतर्गत जो है वो जो भी डेट रिडन स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको रिवाइवल मिलता है। और यहाँ पर थर्ड है सामर्थ्य स्कीम। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, भव्या योजना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्च 2026 में कुरुम्बा जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे कुरुम्बा ट्राइब के आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको पद्मश्री दिया गया मार्च 2026 में? तो आंसर हो जाएगा कृष्णन राघवन, ए ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के आलू कुरुम्बा आदिवासी कलाकार कृष्णन राघवन, जिन्हें किटना के नाम से भी हम जानते हैं, इनको मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 30 से अधिक वर्षों तक कुरुम्बा चित्रकला और प्राचीन शैल कला की अनूठी शैली को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो इस साल रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस पर 131 पद्म पुरस्कार को दिया गया था और इसका सेग्रीगेशन मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है। 5 इसमें पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, जिसमें से ये जो नाम है पद्म विभूषण के, ये आपको सारे याद कर लेने चाहिए क्योंकि 5 ही नाम हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको, क्योंकि आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस आता है तो आप वहाँ पर ऑप्शन सही टिक कर पाएंगे। तो एक बार कम से कम पढ़ ज़रूर लीजिएगा, दिमाग में रहे कि पद्म विभूषण किन किन लोगों को मिला है। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री सारे नहीं याद रखने, क्योंकि ऑब्वियसली 113 नाम कोई नहीं याद रख सकता है, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पद्मश्री के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि कृष्ण राघवन को पद्मश्री दिया गया है, किस लिए? कुरुम्बा ट्राइब के आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, कुछ और अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो धर्मेंद्र जी को मिला है इस बार का पद्म विभूषण मरणोपरांत। इसी तरह से अलका याग्निक को मिला है, और अलका याग्निक को क्यों मिला है? म्यूज़िक के इंडस्ट्री के लिए मिला है, और इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण, ठीक है। इसी तरह से हम थोड़े से अगर स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे तो रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया को मिला है पद्मश्री, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, कम से कम उनके नाम और उनके कौन सा अवार्ड मिला उनको, ये भी चीज़ याद में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, कृष्णन राघवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया गया है? युगादी फेस्टिवल को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। तो उगादी उत्सव तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। उगादी उत्सव की उत्पत्ति मुख्य रूप से सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से जुड़ी है। उगादी शब्द संस्कृत के शब्दों युग और आदि से लिया गया और इसका अर्थ है एक नए युग की शुरुआत, ठीक है। तो ये तेलुगु न्यू ईयर है बेसिकली, और कहाँ पर इसको मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सारे ही राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमने अभी जनवरी में देखा था मकर संक्रांति के बारे में कि इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे कि इसको लोहरी के तौर पर मनाते हैं कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में, ठीक है। फिर इसी तरह से पोंगल के रूप में इसको मनाया जाता है, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। फिर इसी तरह से असम में ये जाना जाता है किस नाम से? भोगाली बिहू के नाम से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था किस तरह से बिहू के 3 फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग मंथ में मनाए जाते हैं पूरे साल में। तो ये भोगाली बिहू था जो असम में जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया गया। सारे ही जो यहाँ पर नाम लिखे हैं इनका मतलब है हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। मकर संक्रांति जो है वो अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक से सहयोग से स्कूली शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत कर दी है? शिक्षा क्रांति 2.0 इनिशिएटिव की शुरुआत की है पंजाब की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, ताकि इनके यहाँ पर जो स्कूल्स की एजुकेशन है उसको वर्ल्ड क्लास का बनाया जा सके। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 परियोजना की शुरुआत कर दी है। 6 साल की ये परियोजना है जिसमें 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए विश्व बैंक का ऋण होगा और 1000 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए का बजट इस पर्पज़ के लिए पंजाब सरकार ने तैयार किया है अगले 6 सालों के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और यहाँ पर किस इंपॉर्टेंट बॉडी का और हेडक्वार्टर है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी।
पंजाब की यहाँ पर बात करेंगे तो पिछले दिनों पंजाब ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर सेहत योजना। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी ये स्कीम, और रीज़न क्या है, इसके अंतर्गत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है इनके यहाँ पे रहने वाली सारी जनताओं को, मतलब जितनी भी फैमिलीज हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। हर साल में 10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। किस लिए? ट्रीटमेंट के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर है वो हेल्थ केयर से बिल्कुल भी दूर ना रह पाए। ठीक है, मतलब हेल्थ केयर ऐसा ना हो कि उसको ना मिले। ओके, तो ये एक इनिशिएटिव है पंजाब की सरकार का। क्वेश्चन नंबर 6 है, नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो कोकोनट के प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है भारत। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने वैश्विक नारियल उत्पादन में 30% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया है। कुल वैश्विक क्षेत्रफल 12,390,000 हेक्टेयर में से भारत में लगभग 2,165,000 हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है। देश में हर साल लगभग 21,373 मिलियन नारियल का उत्पादन हो रहा है। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 में नारियल संवर्धन योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर कोकोनट प्रोडक्शन के मामले में अब इंडिया फर्स्ट पर आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ऑलरेडी फर्स्ट पर है, जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। फिर इसके अलावा पल्सेस यानी दाल के मामले में भी हम फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, जूट के मामले में। इसी तरह से अभी रिसेंटली हम राइस के मामले में भी फर्स्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, राइस के मामले में हम फर्स्ट पर आते हैं। दूसरे स्थान पर यहाँ आता है चाइना, तीसरे स्थान पर आते हैं बांग्लादेश और इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश इसके बाद फिर। ठीक है, तो राइस के मामले में याद रखिएगा फर्स्ट पर अब इंडिया आता है और दूसरे स्थान पर यहाँ चाइना हो गया है। ठीक है, और इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो वेस्ट बंगाल में। ओके, तो इन सारे मामलों में जो है वो इंडिया फर्स्ट पर था, और अब कोकोनट के प्रोडक्शन के मामले में भी इंडिया फर्स्ट पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के किस उपग्रह की परमाणु घनी ने कार्य करना बंद कर दिया? इंडिया का ये इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम था नाविक, और हाल ही में कौन सा इंडिया का सैटेलाइट है जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया है ड्यू टू अ फेलियर ऑफ इट्स एटॉमिक क्लॉक? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, IRNSS-1F। ठीक है, तो भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के एक महत्वपूर्ण उपग्रह में लगी परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है, और इस विफलता के कारण ये उपग्रह अब सटीक पोजीशनिंग डेटा प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा, जिससे पूरे नाविक सिस्टम की सटीकता प्रभावित हुई है। नाविक IRNSS क्या है? तो नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये भारत की क्षेत्रीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, IRNSS-1F। ठीक है, कोई भी मिसाइल या सैटेलाइट अगर न्यूज़ में आता है तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि पिछले दिनों वेसोंग 20 मिसाइल न्यूज़ में आई थी, और ये कौन से देश की मिसाइल है बस इतना याद रखना है आपको, तो नॉर्थ कोरिया की। इसके पहले इन्होंने वेसोंग 18 मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च करी हुई थी, और ये जो वेसोंग 20 है ये इससे 40% और ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है। ठीक है, तो वेसोंग सीरीज़ की जो भी मिसाइल्स लॉन्च होती हैं वो कौन करता है? तो नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेज़बानी की है? ये फर्स्ट एडिशन था बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का, और इंडिया के अंदर ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी में मुंबई और पुणे में पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य है युवा सहभागिता और नवाचार नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। यहाँ पर बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में, और इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये इसमें 7 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, तो ये फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम था जो कि महाराष्ट्र राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑल्दो यहाँ पर इस साल के लिए बिम्स्टेक के लिए होस्ट देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश, लेकिन इंडिया बहुत ही एक्टिवली इन सारे इवेंट्स को कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर इंडिया की बात करेंगे तो इस साल हमारे पास किस इंपॉर्टेंट चीज़ की प्रेसिडेंसी है? तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। ठीक है, ब्रिक्स का ये 18th एडिशन है जिसके लिए होस्ट है इंडिया 2026 में। लास्ट ईयर जो 17th एडिशन था इनका, उसके लिए होस्ट देश था ब्राज़ील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क अब हो गया है भारत का। सी ऑप्शन करेक्ट है, आफ्टर चाइना एंड द USA।
भारत का मेट्रो नेटवर्क 1143 किलोमीटर से अधिक चालू लाइनों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया, जो चीन और अमेरिका के बाद आता है। ये उपलब्धि दिल्ली मेट्रो की नई लाइनों के उद्घाटन से हासिल हो गई है। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 प्रमुख खंडों पिंक लाइन और मजेंटा लाइन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो तीसरा अब सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क क्रिएट हो गया है इंडिया में। पहले 2 कहाँ पर हैं, तो चाइना और यूएसए में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो पिछले दिनों इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रन कराया गया है, लॉन्च करा गया है। और ये जो हमारी इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक गई थी, हौरा टू कहाँ पर, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी भी कहाँ पर, गुवाहाटी में कामाख्या। तो हौरा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी कहाँ पर है, असम राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक स्टेटमेंट आया जिसमें इन्होंने कहा कि जो लोग भी अडॉप्टिव मदर्स हैं, यानी उन्होंने अगर बच्चे अडॉप्ट किए हैं, तो उन्हें 12 हफ्तों का यहाँ पर मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र सीमा को असंवैधानिक घोषित करते हुए हटा दिया है। अदालत ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60 क्लॉज 4 को असंवैधानिक घोषित किया। ये धारा 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं तक ही मातृत्व अवकाश सीमित करती थी, जिसे कोर्ट ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ ये मातृत्व लीव मिलेगी, वो चीज़ अब हटा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी माएँ हैं, अगर वो किसी भी उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती हैं, तो उन्हें अब 12 हफ्ते का यहाँ पर मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिससे कि जो फीमेल्स हैं उन्हें मजबूती आए, जिससे कि फ़ीमेल्स जो हैं वो एक तरह से मोटिवेट हो सकें काम करने के लिए। इसी तरह से हमने देखा था कि कर्नाटका राज्य ने पिछले दिनों पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अब जितनी भी फीमेल्स हैं, नो मैटर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हर फीमेल को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी अब पूरे मंथ में। ठीक है, पीरियड लीव के नाम पर, ताकि उनके जो मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं वो आसानी से कट सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2026 में भारत के स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया। इंडिया ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया इंडिजिनस फ्लोटिंग लिडार बायो सिस्टम को तमिलनाडु के मुत्तोम तट से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने तमिलनाडु के मुत्तोम तट पर राष्ट्रीय महासागर संस्थान द्वारा विकसित स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सहज परीक्षण किया है। फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम क्या है, तो ये एक उन्नत समुद्री उपकरण है जिसे समुद्र पर हवा की स्थिति मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक तैरते हुए बॉय प्लेटफॉर्म को लिडार तकनीक के साथ में जोड़ता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कहाँ पर हाल ही में हो गया है सक्सेसफुल तरीके से, तमिलनाडु के मुत्तम तट पर। तमिलनाडु के रिगार्डिंग आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी तक यहाँ पर गवर्नर कौन थे, मिस्टर RN रवि, लेकिन अब बन गए हैं RN रवि कहाँ के गवर्नर, तो वेस्ट बंगाल राज्य के। यहाँ पर अब नए गवर्नर कौन बने हैं, इनका नाम है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये यहाँ पर अब नए गवर्नर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कभी भी करंट अफेयर्स जब पढ़ा करिए तो इसी तरह पढ़ा करिए, चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट किया करिए। जैसे आपने तमिलनाडु देखा तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि आप इनके बारे में या इस राज्य के बारे में आप कौन सा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जानते हैं जो हाल फिलहाल सामने आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत को क्या स्थान मिला है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप कंक्लूड हो गए हैं बैंकॉक में। यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक है 4th। ठीक है, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप का आयोजन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, और भारत ने यहाँ पर कुल 5 पदक जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज पदक शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारतीय पदक विजेताओं की सूची, तो स्वर्ण पदक जीता है चंद्रिका पुजारी ने महिला 51 किलोग्राम की कैटेगरी में। रजत पदक जीता है गुंजन ने महिला वर्ग 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। रजत पदक जीता जॉयश्री देवी ने महिला वर्ग 54 किलोग्राम की कैटेगरी में। रजत पदक जीता अंबेकर मितेई ने पुरुष 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। और कांस्य पदक जीता है राधा मणि लोकजाम ने
यहाँ पर महिला 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो हमने यहाँ पर कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें से एक हमारा सिर्फ गोल्ड था, बाकी 3 सिल्वर और यहाँ पर 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। और यहाँ पर मेडल टैली की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है उज़्बेकिस्तान देश कुछ 11 मेडलों के साथ। यहाँ पर दूसरे स्थान पर है कज़ाकिस्तान 11 मेडल के साथ। और लेकिन यहाँ पर उज़्बेकिस्तान को फर्स्ट पर क्यों रखा गया, क्योंकि गोल्ड मेडल तो इनके सेम है, लेकिन सिल्वर मेडल उज़्बेकिस्तान का ज़्यादा है। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए के पास 9 मेडल थे और ये तीसरे स्थान पर था। इंडिया के पास 5 मेडल थे और इसी के साथ हमारी रैंक थी 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्च 2026 में किस राज्य ने धोलेरा से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। ये पहला साउंडिंग रॉकेट है जिसका टेस्ट हुआ है धोलेरा से गुजरात के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन द्वारा विकसित ये रॉकेट धोलेरा के पास बावलियारी से प्रक्षेपित किया गया। ये एक उपकक्षीय यानी सब ऑर्बिटल रॉकेट है जो लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुसुनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। तो कुसुनपुर विलेज हाल ही में फर्स्ट स्मार्ट विलेज बन रहा है उड़ीसा राज्य का। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। ये पहल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा तकनीक आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, आधुनिक तकनीकों को ग्रामीण जीवन और कृषि में शामिल करके एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ मॉडल तैयार करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य। ये जो कुसुनपुर विलेज है ये फर्स्ट स्मार्ट विलेज है उड़ीसा राज्य का। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल हमारा इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है सतनावरी। ठीक है, सतनावरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो सतनावरी जो है ये इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है। ओके, यहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो टोटली डिजिटल तरीके से होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करके या फिर ड्रोन्स का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो राजीव रंजन सिंह ने अप्रूव किया है कि 100 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क डेवलप किया जाएगा 2 जगहों पर जम्मू कश्मीर में, कोकरनाग और अनंतनाग में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोकरनाग अनंतनाग में 100 करोड़ रुपए के एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा कर दी है। ये पार्क शीत जलीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देगा, मछली उत्पादन को बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ए एंड बी। राजीव रंजन सिंह हमारी किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो 2 पोर्टफोलियोज इनके पास हैं। पहला हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और दूसरा यहाँ पर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस और हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। आई विश कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो आप अपना सजेशन भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है,
साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।